दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भारत मुनि में। मेरा नाम है आकाश और आप सुन रहे हैं भारत मुनि। दोस्तों, भारत एक प्राचीन देश है और इस बात से कोई महामूर्ख ही इनकार करेगा, लेकिन ये बात भी सच है कि बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं की पराजय का कारण विश्वासघात ही था। ना जाने कितने गद्दारों के कारण भारत को लूटने वाले विदेशी सफल हुए थे। खैर दोस्तों, आज हम बात करेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। यह बात सन 1564 की है। उस समय रानी दुर्गावती महोबा की राजकन्या और गढ़मंडल के राजा दलपत शाह की पत्नी थी। अपने अपार वैभव, सुख समृद्धि, धन धान के कारण गढ़मंडल की ख्याति सुदूर देशों तक थी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की संग्रामपुर के पास स्थित रानी दुर्गावती का किला आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अत्यंत जर्जर हालत में स्थित ये किला अत्यंत रहस्यों से भरा हुआ है। 1564 में इस किले पर गौड़ राजा दलपत शाह का शासन हुआ करता था और अपने अपार वैभव, सुख समृद्धि, धन धान के कारण गढ़मंडल की ख्याति सुदूर देशों तक थी। इसी संग्रामपुर के पास एक छोटा सा शहर जबीरा है और मैं 2 साल तक यहाँ रह चुका हूँ। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत सी रहस्यमयी बातें भी सुनाई थी जो मुझे आज भी याद है। दोस्तों, संग्रामपुर का यह किला एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया था। इस पहाड़ की श्रृंखला पहाड़ों का एक गोलाकार आकार लिए हुई थी। उसी श्रृंखला के सबसे ऊंचे पहाड़ पर यह किला स्थित है और उन्हीं पहाड़ों पर बहुत से प्राकृतिक कुंड भी बने हुए हैं। इसके चारों तरफ का घना जंगल आज नौरादेही अभ्यारण्य का ही हिस्सा है। कहते हैं पूरे गोलाकार क्षेत्र में उस समय पानी भरा हुआ था, जो कि एक बहुत ही विशाल क्षेत्र था और इस विशाल जल क्षेत्र को पार करना और फिर इस किले पर आक्रमण करना आसान काम नहीं था। इस जल सरोवर को विजय सागर कहा जाता था, जो किले को आक्रमणकारियों से सुरक्षित किए था, जिसे पार करके किले को जीतना आसान नहीं था। राजा दलपत शाह और उनकी पत्नी दुर्गावती भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्हीं की कृपा से उनको पारस पत्थर प्राप्त हुआ था, जिस कारण उस समय राज्य की समृद्धि अपने चरम पर थी। लेकिन उस समय दिल्ली पर अकबर का शासन था और किसी तरह जब उसे इस बात की भनक लगी तो वो किसी भी तरह से गढ़मंडल को हासिल करने के लिए कुटिल योजनाएं बनाने में लग गया। और कुछ समय बाद उसे एक मौका मिला जब राजा दलपत शाह की अचानक मृत्यु के बाद गढ़मंडल की राजगद्दी सूनी हो गई। रानी दुर्गावती का एक पुत्र था जिसका नाम नारायण था और राजगद्दी पर नारायण बैठा, लेकिन आयु में छोटा होने के कारण नारायण राज्य का शासन नहीं चला सकता था। इसलिए उसकी मां दुर्गावती राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लेकर कुशलता से राज्य को चलाने लगी। रानी ने राज्य का प्रशासन इतने अच्छे से किया कि राज्य की सुख समृद्धि में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए अकबर ने अपने सेनापति को बुलाया और उससे पूछा कि हमारी इतनी बड़ी सेना के खर्च में हर दिन बढ़ावा हो रहा है, इसलिए आज ही गढ़मंडल की तरफ कूच कर जाओ। सुना है कि गढ़मंडल का खजाना काफ़ी भरा भरा है और उस बालक नारायण और दुर्गावती के लिए वह खजाना बहुत ही ज़्यादा है। उन्हें बंदी बनाकर खजाने का मुँह हमारी तरफ मोड़ दो। दिल्ली के बादशाह का हुक्म पाकर उसका सेनापति आसिफ खां मुगलों की एक बड़ी सेना लेकर गढ़मंडल की तरफ कूच कर गया। जब आसिफ खां गढ़मंडल आया तो किले की सुरक्षा में विशाल तालाब को पार करने के बाद ही वह किले तक पहुंच सकता था। रानी भी रणभूमि में अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए सबका साहस बढ़ा रही थी। रानी के अनेक सैनिक आंखों में अंगारे लिए शत्रुओं का संहार करने में लगे हुए थे। उन्होंने 2 बार अकबर की सेना को पीछे कर दिया, लेकिन आसिफ खां ने एक चाल चली। उसने महल के अंदर के ही किसी सैनिक को घूस खिलाकर महल और विजय सागर के सारे रहस्य जान लिए। उसने षड्यंत्र करके ये भी जान लिया कि कैसे उस विशाल तालाब को खाली किया जा सकता है और उसने ऐसा ही किया। उसके बाद उसने दुर्गावती की सेना पर आक्रमण कर दिया और अब उसे किले के अंदरूनी गुप्त हथियारों सहित अंदरूनी रास्तों के बारे में सटीक जानकारी थी, जिसके बलबूते उसने महल को घेरना शुरू कर दिया। कहते हैं रानी दुर्गावती ने भगवान शिव को स्मरण करके उस पारस पत्थर को किले के ही पास
किसी कुंड में फेंक दिया था। वीरांगना दुर्गावती और उनका पुत्र नारायण अत्यंत साहस के साथ शत्रुओं से जूझने में लगे हुए थे। रानी ने राजपूत सैनिकों का आह्वान किया और बोली, मातृभूमि के लिए तैयार हो जाओ, रणचंडी बलिदान मांग रही है। दुश्मनों को दिखला दो कि राजपूत वीरों में कितनी शक्ति है। किंतु मुगलों के पास भारी पैदल सेना थी और अस्त्र शस्त्रों की बहुत ज़्यादा भरमार थी, जिसके कारण रानी दुर्गावती के चंद सिपाही उनके आगे टिक नहीं पाए। अनेक राजपूत सैनिक भी रण क्षेत्र में अपना जीवन रहते मातृभूमि की रक्षा करते रहे, लेकिन इस बार आसिफ खां के पास दुर्गावती के महल की काफ़ी गुप्त सूचनाएं भी थी, जिस कारण दुर्गावती के सैनिकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। रानी रण क्षेत्र में शत्रुओं को परलोक पहुंचा ही रही थी कि रानी के ही पास उनका पुत्र मुगलों का नाश कर रहा था। तभी अचानक से शत्रु का एक तीर नारायण को लगा और देखते ही देखते रानी का पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गया। अपने वीर पुत्र को स्वर्ग जाता देख रानी हताश हो गई। उन्हें लगा जैसे उनकी भुजाएं कट गई और उनके अंदर लड़ने की शक्ति ही नहीं है। अपने पुत्र के शव को देख और चारों तरफ अपने सैनिकों की लाशें देख रही रानी अत्यंत क्रोध करुणा से चित्कार उठी और महादेव को याद करके उसने अपने ही महल को श्राप दिया कि जो कोई भी इस महल की संपदा को प्राप्त करेगा वो विक्षिप्त हो जाएगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। रानी दुर्गावती ने सोचा कि शत्रु की अधीनता स्वीकार करने से अच्छा है अपने जीवन का बलिदान कर देना। वीरांगना ने अपनी कटार निकाली और उसे अपनी छाती में उतार लिया। दोस्तों, साल 2000 में मेरे पिताजी जवेरा के ही गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्म हाउस में पदस्थ थे। उस समय मैं 5वीं क्लास में था। मेरे घर से जवेरा स्थित स्कूल कुछ 3 किलोमीटर दूर था और फार्म में ही काम करने वाले एक भैया मुझे अपने साथ ले जाया करते थे। रोज सुबह स्कूल जाते समय एक आदमी मिलता था जो कि हर हर महादेव कहते हुए पैदल ही संग्रामपुर की तरफ जाता दिखाई देता था, और अक्सर स्कूल से जब मैं लौट रहा होता था तब भी वही मिलता था। वह एक पागल था। कुछ दिन बाद एक दिन मैंने अपने स्कूल के ही एक आचार्य जी से जब उस पागल के बारे में पूछ लिया, तब वो बोले कि कुछ साल पहले कॉलेज के कुछ लड़कों ने पिकनिक का प्लान बनाया और दुर्गावती महल पहुंच गए। बातों बातों में उन सभी में पैसों की शर्त लग गई। जो कोई भी रात भर किले में रुकेगा ये सारे पैसे उसके होंगे। फिर क्या था, उनमें से एक लड़का राजी हो गया। रात को टॉर्च लिए वो वहीं घूमता रहा और वाकई सच में उसे किले के ही किसी स्थान पर एक कलश मिल गया जिसके अंदर उसे सोने के सिक्के मिल गए। वह बहुत ही खुश हुआ और अगले ही सुबह जब वो घर आया तो उसने अपने घर वालों को वो कलश छुपा कर रखने को कहा और नहाकर खाना खाकर उसने कहा कि वो सोने जा रहा है। स्वाभाविक है, रात भर जागा हुआ व्यक्ति सोएगा ही। घर वाले भी इतने पुराने से कलश को देख आश्चर्य में थे। वो सभी उसके उठने का इंतजार करने लगे, लेकिन शाम को वो अचानक एक चीख के साथ नींद से जागा और उसके बाद वो पागल सा हो गया। जब घर वालों ने उस कलश को देखा तो उस कलश में सिवाय राख के कुछ भी नहीं था। वो लड़का रोज सुबह हर हर महादेव के नारे लगाते हुए जवेरा से संग्रामपुर तक जाता है। बहुत से लोगों ने उन कुंड में गोता लगाने और पारस पत्थर को खोजने का प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहे। महल के बाहर एक कुंड है। कहते हैं उस समय एक मंत्री ने गुप्त रूप से उस कुंड में गोताखोर उतरवाए थे, लेकिन वो कुंड बहुत बड़ा है और उसका पानी कभी नहीं सूखता। फिर मंत्री ने लोहे की बड़ी बड़ी रॉड उसमें डाली थी, जिनमें से एक रॉड सोने की हुई भी थी। ऐसी अफवाह है। आज वर्तमान में उन पहाड़ियों की तलहटी क्षेत्र में बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 10 के आसपास है। यहाँ एक बहुत बड़ा बंदरकोला का तालाब भी है, जिसमें बरसात के समय भयंकर जल भंवर बन जाया करते हैं। बरसात के समय उस ऊंचे पहाड़ से एक विशाल झरना दूर से ही दिखाई दे जाए तो दूर से ही देखा जा सकता है, और साथ ही साथ और भी कई झरने जिनका मनोरम दृश्य अत्यंत लुभावना होता है। ये सब मैंने खुद ही देखा हुआ है, लेकिन आज इस जगह की दुर्दशा हो रही है। कोई भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और हमारे गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं।
दोस्तों, वीरांगनाओं की गाथा की ये कड़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे भी अनेक वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत मुनि से। धन्यवाद।